So one fine day I went to my dad and said कि पापा अब ना आप घर पे कुछ नहीं दोगे। मेरी गर्लफ्रेंड्स होती थी मेरी प्रॉपर्टीज। जब रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता है, जैसे कोई रियल एस्टेट के नाम पे कोई फ्लैट खरीद रहा है, कोई लैंड खरीद रहा है, कोई प्री लीज्ड खरीद रहा है। फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, फ्लैट रेसिडेंस के लिए है, यूज के लिए है, लग्जरी के लिए है। सो हमने फ्लैट तभी खरीदना चाहिए जब हमने उसमें रहना है। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है वेर आई बिलीव कि 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इन रियल एस्टेट, 20% कुड बी इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड फॉर रेस्ट 10% यू कैन गो फॉर गोल्ड्स एज वेल एज अदर असेट्स लाइक क्रिप्टो। बट आई बिलीव के हमने वही असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लीगली गवर्नमेंट रेकमेंड करती हो। I'm on a mission to make 1 billion people billionaires before I leave this planet. 1 billion people. 1 billion people as billionaires. हाँ। Welcome to today's episode of Dhande Ki Baat Bajaj ke Saath. For today's episode, we have a very special guest. His name is Mayur Mehta. By his education, he's a CA, CS, LLB, DISA qualified. But by his passion and his business, he's the founder and CEO of Real Estate Hub, who's leading real estate businesses in more than 18 states. He's into business for now 16 years and is on a mission to create 1 billion billionaires in India. और आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा डीप डाइव करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस पे, वेल्थ क्रिएशन पे, दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ लेगेसी इन योर इंटायर लाइफ ब्लड. So watch it till the end and let us know your comments. So in my business journey and in my learning journey, I've come across many beautiful souls. And today we have one such beautiful soul with us, Mr. Mayur Mehta. Thank you. Chartered accountant and the founder of Real Estate Hub. Welcome Mayur bhai. Thank you जी। It is totally our privilege, honor to have you. और ऐसा मैं सोचता हूँ कि जो भी मेरी जर्नी रही है, बड़े कम लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ जिनको ना मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ भाई. सो मयूर भाई, वंस अगेन वेलकम टू द शो धंधे की बात बजाज के साथ. Thank you so much जी। Thank you. I'm grateful to you guys. हाउ आर यू? I'm blessed. Thank you. How are you? फीलिंग गुड? Very nice. ग्रेट. सो आपकी जर्नी इज वेरी फैसिनेटिंग. इट्स लाइक अ ड्रीम जर्नी. ऑफ कोर्स एज वी गो अलोंग विल शेयर अ लॉट. बहुत ही जल्दी 15-16 साल की एज में आपने you entered into the business and today you're already so young and you've kind of जो चीज़ आप एक बोलते हो ना, it strikes me so beautifully कि biggest in your bloodline, generational wealth, and being so young you've already reached all of that. मतलब 16-17 साल की उम्र में आदमी गर्लफ्रेंड और मूवीज और इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाता. तो please share with the audience a little bit about your journey, how it all happened, what all you've achieved, all of that. So I started my journey at the age of 15 and a half. Was born in a golden spoon, a 7 BHK bungalow. All of my fingers were in good hands. लेकिन हर बच्चे की तरह मेरे भी रोल मॉडल मेरे डैड थे. So मैं भी डैड को कॉपी करना चाहता था. He was also born in golden spoon. He also started from scratch. So one fine day I went to my dad and said के पापा अब ना आप घर पे कुछ नहीं दोगे. So dad was like क्यों? मेरे पास डैड अब मैं घर का ध्यान रखूँगा. And those golden days were not that easy जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ. बट बस वही डैड रोल मॉडल थे, उनको कॉपी करना था, उनको फॉलो करना था. तो उनके चरणों में आगे बढ़ते बढ़ते आई स्टार्टेड माई जर्नी. रही बात गर्लफ्रेंड्स की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी गर्लफ्रेंड्स होती थी मेरी प्रॉपर्टीज़. सो कई बार ऐसा होता था कि अब जैसे बॉयज़ गर्ल्स को चेस करते हैं तो कोई लड़की हाँ बोलती होगी, कोई लड़की मना करती होगी. तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जस्ट बिकॉज वी आर 100% सेल्फ फाइनेंस कंपनी, तो प्रॉपर्टीज़ देखते थे, ख़रीदने का मन हो जाता था. कुछ ख़रीद पाते थे, कुछ नहीं ख़रीद पाते थे, तो कई बार मुंह उतरा हुआ होता था. तो जैसे बचपन में ना एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका भाई या बहन जो भी आपके सिबलिंग हो. तो मेरी छोटी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. तो मेरा मुंह उतरा हुआ देख के पूछ लेती थी क्या हुआ, फिर से तेरा ब्रेकअप हो गया. सो वहाँ से ना हमारी बातें शुरू होती थी. एंड वी यूज़ टू मीट. आज भी हम लोग कभी सैड होते हो तो वी मेक श्योर दैट हम लोग किसी कॉफ़ी शॉप में मिल रहे हैं. एंड वो मेरा मुंह उतरा हुआ देखेगी तो पूछ ले क्या हुआ, फिर से तेरा ब्रेकअप हो गया. एंड द क्वेश्चन बिहाइंड दैट इज़ कि कौन सी प्रॉपर्टी छूट गई. सो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप ये लो कौन सी लो. तो कोई डील को हम नर्चर कर रहे होते हैं, हम नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, एंड कोई और आकर के उसको एक्वायर कर लेता है.
तो हर्ट होता है। तो मेरे लिए ब्रेकअप वही है, मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड्स वही हैं। एंड ये ना वैल्यू सिस्टम अपब्रिंगिंग की बात है, ये फैमिली एनवायरनमेंट की बात है। सो वी बीइंग मारवाड़ीज, बचपन से ही हमारे तो ब्लड में ही धंधा है। तो हमारे यहाँ तो होता ही है 10th-12th आप पढ़ लो, उसके बाद आपको कॉलेज जाने तो जाओ, नहीं तो बिजनेस ज्वाइन कर लो। आई डिसाइडेड टू ट्रैवल द रोड लेस ट्रैवल्ड बाई, और फादर साहब की तरह मुझे भी खुद से कुछ शुरू करना था, तो वहाँ से जर्नी शुरू की। वाओ, इट्स रियली इंस्पायरिंग। तो अभी मतलब इतनी यंग एज में व्हेन रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बहुत टाइम लगता है, एंड यू सी लाइक दे आर एट ऑलरेडी 45 50 मे बी 60 व्हेन दे आर मेकिंग इट सो बिग। एंड आई नो हाउ यू आर डूइंग योर वर्क। रियल एस्टेट हब इज operating in so many cities, some 18 to 20 cities are already doing your projects, और रियल एस्टेट टाइकून, रियल एस्टेट किंग, इस तरह से सब आपको एड्रेस भी करते हैं। सो कैसा लगता है उस टाइम पे? फ्रेंकली बताऊँ तो मेरा पर्पस मुझसे बड़ा है, मेरी कंपनी से बड़ा है। तो इस तरह कैसा लगता है, मतलब इट इज़ गुड, इट्स अ गुड फीलिंग, बट मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता उधर। आई बिलीव, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा जब काम हो जाएगा तो काम स्वयं बता देगा मैं हो गया हूँ। तो आई फोकस मोर ऑन माई पैशन, ऑन माई वर्क, रेदर देन फोकसिंग हियर। तो सही बताऊँ तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कभी कि मैं सोच सकूँ कैसा लगता है। भाई हम ना पंजाबी कम्युनिटी से हैं, तो थोड़ा सा ही कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो पंजाबी में कहते हैं हवा आ जाती है। तो आप इतने हम्बल कैसे रह जाते हो? उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करते हो आप? मैं ना इसका क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। मेरा मानना ये डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग पे, वैल्यू सिस्टम पे, आपके घर के एनवायरनमेंट पे। मैंने हमेशा फादर साहब को हम्बल देखा है, दादाजी को हम्बल देखा है। इनफैक्ट मैंने जब जॉइंट फैमिली में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ तो हमेशा दादाजी कहते थे कि बेटा कपड़ों से क्या होता है, कहीं से भी लोग देखेंगे तो कहेंगे नेहरू सरकार जा रहे हैं। तो दादाजी को उस ज़माने में सब नेहरू सरकार कहते थे, एंड सरकार के नाम से वो जाने जाते थे। उसके बाद फादर साहब को मैंने देखा। आप फादर साहब को, वो फाइनेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनके बिजनेसेस में टेक्सटाइल्स का जब वो काम करते थे तो सूरत में मोनोपोली थी उनकी 1980s में। एंड ही वाज ऑलवेज हम्बल, पोलाइट। आई गिव दिस क्रेडिट टू माय फैमिली, माय मदर जिन्होंने मुझे ये संस्कार दिए, माय ग्रैंड मदर जिन्होंने हमारे अंदर रिलीजियस बिलीव्स जनरेट किए। तो ऑल ऑल थैंक्स टू माय फैमिली। शायद ये वहीं से आ रहा है। Right. अमेजिंग। So thank you Mayur bhai once again for being on the show. और बड़ा मजा आ रहा है, we have just started. थोड़ा सा ना I just want to ask you कि मतलब what is basically real estate business and where is not your business essentially but, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब रियल एस्टेट की हम बात करते हैं स्पेशली ना जनरल डोमेन ना, तो बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता है। जैसे कोई रियल एस्टेट के नाम पे कोई फ्लैट खरीद रहा है, कोई लैंड खरीद रहा है, कोई प्री लीज्ड खरीद रहा है। तो इन सबसे ऊपर उठ के आपके लिए या एक जनरल पर्सपेक्टिव इफ यू वांट टू पुट, देन व्हाट विल यू से कि क्या है रियल एस्टेट? सो रियल एस्टेट बहुत सारे पैरामीटर्स पे चलता है, एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट असेट क्लास है। ऐसा आप किसी भी वेल्थ मैनेजर से पूछोगे तो वो सजेस्ट करते हैं। उसके पीछे मोडस ऑपरेंडी है। अब जैसे आपने 2-3 असेट क्लासेस की बात करें, तो रियल एस्टेट में मेजरली लोग 3 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। वन इज़ लैंड, अनदर इज़ कमर्शियल असेट्स, और थर्ड गोज़ टू फ्लैट्स जो आपने पूछा। हम इंडियंस को बचपन से ब्लड में इनकलकेट कर दिया जाता है कि हमारे लिए रियल एस्टेट मतलब घर। एंड इंडिया में इसको रोटी कपड़ी और मकान, रोटी कपड़ा और मकान अगर हम देखें तो Essential. बेसिक नेसेसिटीज़ में भी गिना जाता है। हम्म। फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, फ्लैट रेसिडेंस के लिए है, यूज़ के लिए है, लग्जरी के लिए है। सो हमने फ्लैट तभी खरीदना चाहिए जब हमने उसमें रहना है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट से ही कट हो गया। जनरली एक इंडियन को यही होता है कि जी एक घर में रह रहे हैं, एक और ले लेते हैं, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट आया है, किसी ने सजेस्ट किया है, एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा है तो हम खरीद लेते हैं, और हम वो फ्लैट खरीद लेते हैं। हमको पता ही नहीं वो क्यों खरीदा है, और उसका मेजर मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि 5-10 साल बाद रहने जाना होगा तो चले जाएंगे, वरना किराए से लगा देंगे तो रेंटल आ रहा है। एक्चुअली फ्लैट्स ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होते हैं, दे डोंट अप्रिशिएट एनी मोर। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग ये देखते थे कि मेरा घर और मेरा ऑफिस पास पास में हो, ताकि मैं गरम गरम फुल्का खाने के लिए घर चला जाऊँ। अब हम लोग माइक्रोवेव वाली रोटी खाते हैं, एंड हम लोग स्विगी जोमेटो से चीज़ें ऑर्डर करते हैं। सो जो मेजर पर्पस था कि घर और ऑफिस पास में चाहिए, वो लोगों को नहीं चाहिए। और पहले लोग पैदल चलते थे या बुलक कार्ट्स में ट्रैवल करते थे। आज हम लोग मेट्रोज, ट्रेन्स, कार्स, आपके पास पर्सनल व्हीकल्स है। पता नहीं कल बहुत जल्दी ड्रोन्स आ जाएंगे जो हमको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह ड्रॉप कर देंगे।
सो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है, वो इवॉल्व हो चुका है। सो मेजर फोकस ये रहता है कि भैया आधा किलोमीटर दूर दिखाओ। आज भी इंडिया में आप देखेंगे तो रेसिडेंस बाय करने का मेजर डिसीजन टेकिंग फीमेल्स का होता है। वो ब्रोकर से कहेगी भैया आधा किलोमीटर दूर दिखाओ, नया प्रोजेक्ट होना चाहिए, नई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नई साइट होनी चाहिए, अनयूज्ड फ्लैट होना चाहिए। सो आप देखेंगे 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन वो फ्लैट बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो फ्लैट कौन खरीदेगा? उसी बिल्डिंग में यदि कोई 2 भाई रह रहे हैं, उनको अलग होना है तो वो खरीद लेंगे। अब जैसे आप जयपुर रहते हैं, मैंने जयपुर शिफ्ट होना है, तो चलो सौरभ भाई वहाँ रहते हैं तो मैं भी उसी अपार्टमेंट में खरीद लूँ, वरना वो फ्लैट बिकेगा भी नहीं। इट्स ए डेप्रिशिएटिंग एसेट, इट इज़ नो मोर एन एप्रिशिएटिंग एसेट। तो रेसिडेंस में पैसा तभी डालना चाहिए जब हमने वहाँ रहना है, बिकॉज हम सिर्फ घर नहीं खरीद रहे, हम हमारा वहाँ का एनवायरनमेंट खरीद रहे हैं, लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं, हमारे बच्चे किन के साथ खेलेंगे, उनका नेटवर्क कौन होगा, उनका फ्रेंड सर्कल क्या होगा, हमारे मम्मी पापा किन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम वो खरीद रहे हैं। तो रेसिडेंस इज नो मोर एन इन्वेस्टमेंट। आप उसमें तभी पैसा डालें जब आपने रहना है, इट इज़ अ लग्जरी। सेकेंड असेट क्लास में हम आए तो वो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जो आपने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आईटी कंपनीज, को वर्किंग स्पेसिस को लीज पे दिया हुआ है। तो वहाँ से हमको एक फिक्स पैसिव इनकम भी जनरेट हो रहा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पैसिव इनकम। थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल असेट दैट इज़ लैंड। लास्ट 500 साल की हिस्ट्री उठा करके आप देखेंगे तो जो अप्रिशिएशन रियल एस्टेट में लैंड ने दिया है और कोई एसेट क्लास दे ही नहीं सकता, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो भगवान खुद भी नई नहीं बना रहे, एंड इट इज़ स्कैर्स। ये रिसोर्स दिन ब दिन कम होता जा रहा है एंड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो उसको ध्यान में रखते हुए आई बिलीव अगर आपने लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो गो फॉर लैंड्स। यदि आपको ऐसा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसिव इनकम भी आ जाए तो गो फॉर कमर्शियल प्री लीज प्रॉपर्टी, एंड रेसिडेंस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट, जबरदस्त। तो एज अगर जैसे आपने बोला, तो व्हेन यू कंपेयर, इफ यू हैव टू कंपेयर रियल एस्टेट विद लेट्स से स्टॉक मार्केट या गोल्ड, तो वुड यू ऑलवेज रेट कि यार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आर, स्पेशली लैंड इन्वेस्टमेंट जो आपका आई थिंक एक डोमेन है, तो वुड यू रेट देम कि ये आर हायर देन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, हायर देन स्टॉक मार्केट या गोल्ड, ऐसा अदर एसेट क्लासेस? देखो किसी और असेट क्लास को किसी और असेट क्लास से कंपेयर करना May मुझे not be लगता the है right. हाँ Okay. विल नॉट बी द राइट मोटो। पर्पस हियर इज के आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए। हाँ, बिकॉज गोल्ड का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, इक्विटी का अपना एक इम्पॉर्टेंस है और रियल एस्टेट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन लास्ट 500 साल की हिस्ट्री उठा करके देखिए, जो अप्रिशिएशन रियल एस्टेट ने दिया है और किसी एसेट क्लास ने नहीं दिया है। सेकेंड, इट इज़ द ओनली एसेट क्लास विच इज़ रियल अदर देन गोल्ड। गोल्ड को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आपके रियल एस्टेट को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। Simultaneously, more than 90% of the millionaires in this world became so by owning real estate, and more fortunes have been created in real estate than all the industrial investments together. So that's why real estate. राइट। गोल्ड को लेके ना मेरा पर्सपेक्टिव है, आई जस्ट शेयर दैट, इट मे बी राइट और रॉन्ग, बट मुझे लगता है गोल्ड इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव। मतलब गोल्ड इज अ प्लेस टू पार्क योर फंड्स, और सब कंट्रीज ने, मतलब जब ये बना होगा आई थिंक कितने साल पहले, व्हेन गोल्ड बिकेम अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द करेंसीज, ऑल द कंट्री सेड कि आपके पास कितने रिजर्व्स हैं। सो आई थॉट, मेरे को ऐसा लगता है कि एक वो उन्होंने एक अपना बना लिया कि ये एक स्टैंडर्ड है, लाइक, but sometime let's say something happens in future, you never know with crypto and everything, I think gold may or may not lose its value. To me it's just a place, मतलब अगर if I have to say I will never invest in gold, if I can temporarily park my funds कि अगर मेरे को readily चाहिए, so to me that is gold, and चलो। जो आपने पूछा ना, मुझे ऐसा लगता है ये असेट क्लासेस सभी, रियल एस्टेट तो अपनी जगह है ही है, स्टॉक्स अपनी जगह है। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है वेरिन आई बिलीव के 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इन रियल एस्टेट, 20% could be in stocks and mutual funds, and for rest 10% you can go for golds as well as other assets like crypto. But I believe के हमने वही assets में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लीगली गवर्नमेंट रेकमेंड करती हो। रही बात गोल्ड की, तो इंडिया में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी गिना जाता है एंड इट इज़ मेजरली फॉर यूज़। तो उसमें मेरा ऐसा मानना है उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिससे आप आपकी वाइफ के लिए, आपकी मदर के लिए ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो उनको एक डोपामाइन मिल रहा है एंड साइमल्टेनियसली आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। उसको तो हम मानते ही नहीं इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। आप देखेंगे तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है दैट इज समवेयर नियर 7.5%, उसके सामने गोल्ड इज परफॉर्मिंग 4 to 5%। तो हर साल वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। बट जस्ट बिकॉज हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाई करें तो वो डस्टबिन में जाएगी। उससे बेटर यहाँ कुछ वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है एंड
एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है। इंडियंस को ये माना जाता है सुख दुख में काम आएगा करके, मेजरली फीमेल्स दे प्रिफर बाइंग इट। तो यू शुड हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। यदि आपको शाम को घर जाना है और तो वाइफ आपको तभी अलाउ करेगी। मैं मेरी वाइफ देख के ना बोले गोल्ड ला के दो। तो एक चीज का ना मेरा बहुत ज्यादा बिलीफ है लाइफ में कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या इवन पर्सन हु इज अचीव्ड सक्सेस या जो सक्सेसफुल है, उसने ना अपनी लाइफ में 4-5 ऐसी चीजें हैं, उनको आप हैबिट्स बोल लीजिए, कुछ स्ट्रैटेजीज बोल लीजिए, या कुछ ऐसी चीजें जो उसने छाप दी हैं और वो करने की वजह से ना उसकी लाइफ में वो सक्सेस आ रही है, जो रिजल्ट वो क्रिएट कर पा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो डू यू एग्री विद समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यस देन आपके लिए वो ऐसी क्या चीजें जो आपको लगता है यार ये मैंने ना छाप रखी है? अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो आई विल से कि ये ना ये आपके ब्लड लाइन में रहती है। अब जैसे वैल्यू सिस्टम की आप बात कर लो, एथिक्स की आप बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें मस्ट है। आप रियल एस्टेट व्यापार करो चाहे कोई भी व्यापार करो, ये व्यापार के लिए मस्ट है। अदर देन दैट, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि मैं किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो आई बिलीव डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट। अगर कोई बंदा है वो बहुत डिजर्विंग है, उससे कोई बंदा है जो बहुत कंसिस्टेंट है, आई विल गो विद द कंसिस्टेंट पर्सन। बिकॉज अगर वो कंसिस्टेंट है तो लॉन्गर रन में वो डिजर्विंग बंदे से आगे निकल जाएगा, बिकॉज ये ही विधि का विधान है। अदर देन दैट, अगर देखा जाए तो आई बिलीव इन टेकिंग एक्शंस मोर, बिकॉज जो बातें करते हैं वो बातें करते ही रह जाते हैं। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। सो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक्शंस, इन सबको क्लब करके मैंने एक सेंटेंस बनाया जिसको मैं कहता हूँ मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस। सो मेरे लिए वाह। की इज मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस। मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। हाँ जी। तो हाउ डू यू डिफाइन लाइक मैसिव? इसमें क्या मतलब? Massive is something great, something big, wherein you are out of your comfort zone. जहाँ आपको लगता है यार ये करना है तो मतलब you need to do, you need to follow your gut and go for it. ये पैशन के साथ ही हो सकता है। तो ये forceful- आप करते हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल। कोई एग्जांपल दो फॉर एवरीवन टू क्रिएट दैट रिलेटेबिलिटी। So it's been years I'm following my discipline of waking up at 3:45 a.m. in the morning. It's been years मैं रात को 11 बजे सोऊं, 11:30 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं. I'm so passionate about my business. जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी एक मिशन बनाया है. I'm on a mission to make 1 billion people billionaires before I leave this planet. 1 Billion people. 1 billion people as billionaires. हाँ. And to be वाह। specific, to make them earn $1 billion. मतलब 8,000 crore rupees। 8,500-ish हाँ, crores 8,500। before I leave this planet. It's crazy mission. ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया बिकॉज मेरा ये मानना है वेल्थ क्रिएशन इज एवरीबडीज राइट। आप देखो, हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात कोई नहीं करता, जबकि चाहिए सबको है। चाहिए सबको है। सो वेल्थ क्रिएशन ये सबका अधिकार है। और पैसा यदि महाजन के पास नहीं आएगा तो दुर्जन के पास जाएगा। उसके लिए दुर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, महाजन रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट बिकॉज महाजन कुछ ग्रेट नहीं कर रहा है, कुछ मैसिव नहीं कर रहा है, इसलिए वो पैसा गलत जगह जा रहा है। इसको सुन करके शायद कोई ये भी सोचे कि यार आप तो बड़ी वेल्थ की बातें कर रहे हो, पैसों की बातें कर रहे हो, मनी माइंडेड हो रहे हो, बिकॉज ये ना एक मेजर साइकोलॉजी है। जैसे मैंने बताया, पैसा चाहिए सबको है। इंडिया में ही ज्यादा नहीं लगता आपको दैट इन इंडिया एटलीस्ट नाउ इट हैज स्टार्टेड ओपनिंग अप सिंस द होल सोशल मीडिया टाइम्स, बट कि जो आप बोला कि पैसा चाहिए सबको पर बात कोई नहीं कर रहा, नाउ आई थिंक इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग, बट इससे पहले तो बिल्कुल नहीं था। एंड इफ यू सी यूएस या ये विच हैव प्रीडोमिनेटली बीन कैपिटलिस्ट, तो वो तो पूरे टाइम बात ही ये कर रहे होते हैं वेल्थ क्रिएशन की, बट आप पैसे देखो की। यार, सब जगह माइंड्स तो इंडियन है, पैसा तो हम ही बना रहे हैं, चाहे हमारे लिए या उनके लिए। वेदर इफ़ यू गो टू नासा, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट इज़ इंडियन। जस्ट बिकॉज शायद हमारे यहाँ पे पहले वैसा एनवायरनमेंट नहीं था, इसलिए ये लोग माइग्रेट होकर बाहर चले गए। अभी जिस तरीके से हमारा देश डेवलप हो रहा है, इन सब ने वापस आना होगा। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड यंगेस्ट नेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो आई बीइंग इंडियन स्ट्रांगली बिलीव्स कि हम सोने की चिड़िया थे, है और रहेंगे। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए वेल्थ क्रिएशन तो हम समझते थे जी, और करते भी आए हैं। आप देखो, आज भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मेजॉरिटी कंपनीज इंडिया की है, मेजॉरिटी रिच इंडियंस है। तो सीईओ सबके, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओज, आप सब जगह इंडियंस इंडियन है। ओरिजिन है, इंडियन नहीं है तो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन नहीं है तो इंडियन ओरिजिन है। राइट। तो सब जगह माइंड्स तो हमारा ही है। शायद हमको यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, उस वजह से हम स्केलेबिलिटी करने के लिए चले गए। बट जस्ट बिकॉज अब गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग एट पेस एंड थिंग्स आर इवॉल्विंग, तो इंडिया इज द बिग थिंग। सही है। तो वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच यू शेयर। मेरे को ना कुछ बात याद आ गई जो आपने बोला, चाहिए सबको, बात कोई नहीं कर रहा वेल्थ बनाने के लिए, और सबका हक है।
और दो चीज़ मेरे को याद आ गई. आई रिमेंबर लॉन्ग बैक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द मेंटर्स एंड ही सेड कि अगर पैसा अच्छे लोग के पास नहीं जा रहा जो अच्छा काम करना चाहता है, तो बुरे के पास जा रहा है जो और बेकार काम करेगा, सोसाइटी का सबका सत्यानाश करेगा. एंड सेकेंडली, एम्ब्रेसिंग वेल्थ. इट इज सच अ कॉन्सेप्ट जो लोग नहीं समझ पाते, बिकॉज नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, वेल्थ, मैनिफेस्टेशन, लोग चाहते हैं पैसा बनाना, उसका भाई, उसका दोस्त अमीर हो रहा है, पैसा बना रहा है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ जेलेसी कह लो या छोटा मोटा वो आता है. तो बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि जो चीज आपको चाहिए उसी से आप जेलस फील कर रहे हो, तो वो चीज आपके पास आएगी कैसे? सो दिस इज आई थिंक समथिंग वेरी आयरॉनिकल इन आवर कल्चर मे बी, एंड धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं एंड इट विल हैपन. बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेकिंग 1 बिलियन पीपल बिलियनर्स, हमारी जो ऑडियंस है मेजरली ऑल एसएमई एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको हम केटर कर रहे हैं थ्रू आवर शो कि इनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो. बहुत बार क्या होता है मयूर भाई, मेरे को रियल एस्टेट बहुत फैसिनेट करता है एंड आई वाज अ स्मॉल किड, तब से मुझे ऐसा रहता था कि मुझे कुछ करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, और अभी भी वो जद्दोजहद चालू है. क्योंकि वेरी स्ट्रांगली माई बिलीव इज कि भाई रियल एस्टेट के लिए ना पहले तो कोई 50-100 करोड़ रुपए होगा तब आप शुरू कर सकते हो. कहाँ लैंड लोगे, बनाओगे, ये करोगे, कैसे होगा? सो आई रियली वांट टू आस्क यू कि जो आदमी मतलब व्हाट आर द मिथ्स अराउंड रियल एस्टेट? ऐसा है कि बिना पैसे के शुरू नहीं किया जा सकता? और अगर कोई आदमी शुरू करना चाहता है, देन व्हाट कुड बी हिज गो टू थिंग्स? हाउ कैन वन स्टार्ट दिस जर्नी? देखो ये अराउंड 9 क्वेश्चन आपने मुझे पूछे हैं. ये इनकी आदत है बड़ी अच्छी. वेरी नाइस. आई लव टू आंसर ऑल ऑफ देम. पहले जैसे हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें, तो वेल्थ क्रिएशन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज़ एवरीबडीज राइट, बर्थ राइट. आप कहाँ बॉर्न हुए थे, कैसे एनवायरनमेंट में बॉर्न हुए थे, वो मैटर नहीं करता है. आप कैसे डाई कर रहे हो वो भी मैटर नहीं करता है. बट इन दोनों के प्रोसेस के बीच में आपने कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड वो डिपेंड करता है वेल्थ क्रिएशन पे. सो दैट्स वाई आई टेल एवरीबडी दैट बिकम द ग्रेटेस्ट योर ब्लड लाइन हैज़ एवर बीन, सो दैट यू कैन बिल्ड जनरेशनल वेल्थ हेडिंग टुवर्ड्स लेगेसी. इन सब के पीछे का मोडस ऑपरेंडी ये है कि यदि आपने दान भी देना है, तो यदि आपके पास पैसा होगा तो आप दान देंगे. मैं गुजरात से हूँ. गुजरात में ऐसा कहते हैं कि भूखिया पेटे भजन ना थाए. यदि आपको भगवान का गाना भी गाना है, भगवान का भजन भी गाना है, तो भूखे पेट से नहीं गा सकते. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मनी इज़ एवरीथिंग, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एवरीथिंग. तो ये हुई वेल्थ वाली बात. साइमल्टेनियसली आप टाटा की तरह फॉलो कर लो. आप जो कमा रहे हो 90% स्ट्रेट फॉरवर्ड डोनेट कर लो. बिकॉज आप देखिए, नोटिस करिएगा, जब आपके पास करोड़ रुपए होगा तो आपका माइंडसेट भी करोड़ रुपए का होगा. जब आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे, आपका माइंडसेट भी 100 करोड़ का होगा. और जब आपके पास 1000 करोड़ होंगे, आपका माइंडसेट भी 1000 करोड़ का होगा. तो इस पैसे कमाने के प्रोसेस में हम जो एक इंसान बन जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसलिए वेल्थ क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है. चाहे अगर आपको लगता है आपको उस पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो वेल्थ की आवश्यकता नहीं है, आप डोनेट कर दीजिए, बट पैसा कमाइए. पैसा महाजन के पास आना बहुत ज़रूरी है. तो ये प्रोसेस में हम जो कल्टीवेट होकर के एक नए इंसान बन के आएंगे, दैट वुड डू वंडर्स फॉर द वर्ल्ड. वाओ. आई थिंक मनी इज अ बिग मैग्नीफायर. जो आपका रियल सेल्फ होता है वो और निकल के आता है. सो इफ यू ट्रूली बिलीव दैट यू आर अ गुड पर्सन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम रिच, बिकॉज मनी मैग्नीफाइज द गुड इन यू. दूसरा आपने बताया कि जेलसी है किसी के अंदर, या बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि वो भाई साहब यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए. तो आपने बिल्कुल सही शेयर किया. अगर आप वैसी एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. बेटर अगर हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, I'll rather prefer, I'll get inspired by them. I like to be in touch with them, because वो एनर्जीज बहुत रेयर है. तो एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. और आप जब ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो तो इट इज़ कन्फिशियस. तो आप भी वैसे कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस, आप कहीं ना कहीं वैसे के वैसे बन जाते हो. तो वाई नॉट गो फॉर दैट. राइट. इसके बाद आपके क्वेश्चंस थे. रियल एस्टेट में रियल एस्टेट में मतलब कि बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े पैसे के साथ ही रियल एस्टेट में आया जा सकता है, किया जा सकता है. बहुत सारे मिथ्स हैं. जो आदमी स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहे जर्नी, तो क्या स्टेप्स ले सकता है, क्या करना चाहिए उसे? मेरा हमेशा ना लाइफ में मानना है कि वेदर इट बी रियल एस्टेट और वेदर इट बी एनीथिंग इन योर लाइफ, ऑलवेज ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ. सो टेक योर फर्स्ट एक्शन स्टेप नाउ. कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है. तो कहते हैं स्टार्ट इज़ द बिगेस्ट स्टॉप.
कई लोग शुरू ही नहीं कर पाते, इसलिए कहीं पहुंच नहीं पाते। और ये जो माइंड ब्लॉक है, ये मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में है कि यार हमने रियल एस्टेट खरीदना है तो करोड़ों रुपए ही चाहिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे दादाजी ने 1988 में एक प्लॉट खरीदा था 1 लाख रुपए में। 12-15 साल पहले, हम 15 साल के अराउंड पहले, हमने जब उसमें वॉल फेंसिंग कराया, मिट्टी पुरान कराया, दैट कॉस्टेड अस समवेयर नियर 12-13 लाख रुपीस। द वैल्यू ऑफ दैट प्लॉट टुडे इज 9 करोड़ रुपीस। तो आपको कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास, अब जैसे आप बता रहे हो ये पॉडकास्ट सुनने वाले एसएमईज या एमएसएमईज है, तो हर साल 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी, वॉट एवर दे कैन। मेरा तो हमेशा मानना है कि धंधे के अंदर से जो पैसा बाहर निकाला, सिर्फ वो ही आपका है। बाकी या तो इनकम टैक्स का है या जीएसटी डिपार्टमेंट का है, या फिर स्टॉक बढ़ता है या डेटर्स बढ़ता है। आप रात को सोते हो करोड़पति, सुबह सी हट जाता है बिकॉज आपका पैसा तो मार्केट के पास है। सो धंधे में से जो पैसा बाहर निकाला, सिर्फ वही आपका है। तो हर साल पैसा बाहर निकालो, एक प्रॉपर्टी परचेज करो, ऐसा अगले 5 साल तक करो आप। 5 साल बाद हम देख लेंगे आपकी नेटवर्थ क्या है। एंड जब आपको लगता है ये हो गया है, फिर आप हर 6 मंथ्सली कर सकते हैं, ये हर क्वार्टरली कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं, हर आप रोज। कितना करते हो? आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है? बिकॉज आई नो आपने मेरे को बताया था ये, बट आई वांट एवरीवन टू नो। तो just because we are into real estate business, so we do it regularly, but हफ्ते में मतलब हाँ आप क्या बुलवाना चाहते हो? So आपने ना बड़ी खूबसूरत चीज, वी वर इन पुणे लास्ट मंथ, वी मेट इन पुणे, एंड आपने कुछ शेयर किया था, तब से एक बड़ा ब्यूटीफुल सीड आपने ना मेरे अंदर डाल दिया है कि ऐसा कोई महीना नहीं जाना चाहिए जब रियल एस्टेट नहीं खरीदो। 2 लाख है तो 2 लाख का खरीदो, 5 लाख है 5 लाख का खरीदो, आपके पास 50 लाख है 50 लाख का खरीदो, ऐसा कोई महीना नहीं जाना चाहिए। सो ये सीड इतना स्ट्रांगली मेरे माइंड में चला गया है दैट गोइंग फॉरवर्ड आई सी माई सेल्फ, आई शेयर्ड विद माई ब्रदर ऑल्सो, कि भाई ऐसी जगह पे आना है जहाँ कम है या ज़्यादा है मुझे नहीं पता, पर हर महीने एक रजिस्ट्री अपनी होनी चाहिए, उस जगह पे जाना है। आपको पता है ये आप अभी शुरू कर सकते हो, राइट अवे। एक्चुअली बचपन से हमारे ब्लड में इनकलकेट कर दिया जाता है कि रियल एस्टेट खरीदना मतलब यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, जैसे आपने पूछा। एक्चुअली आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में प्लॉट ढूंढने जाएंगे तो 5 लाख रुपए में भी मिलता है, 10 लाख रुपए में भी मिलता है। बीइंग एन एमएसएमई, बीइंग एन एसएमई, आप खरीद सकते हो। एक पार्टी का पेमेंट सपोज नहीं आया, क्या कर लेते हो? ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सही है। एमएसएमई और एसएमई का प्रॉब्लम ही है। हाँ। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की पेमेंट आ गई, उसके बाद भी आपने हाथ जोड़ना है, सर पेमेंट भेज दो जी, सर पेमेंट आया नहीं जी। और यदि वो पेमेंट नहीं आता है तो क्या होगा? अगर आपने या आपके बंदे ने बोल दिया नहीं सर पेमेंट भिजवाना पड़ेगा, तो बोलेगा सर माल रेडी है, वापस भिजवा दूँ। हाँ, इससे तो बढ़िया अगर हमारा पैसा कोई और यूज़ कर रहा है, तो क्यों ना हम हमारी जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने के लिए उस पैसे को साइड कर लें। तो मैं तो चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से एटलीस्ट आप अकाउंटेबिलिटी ले लें इन व्यूअर्स की, वेर इन यू आर रजिस्टरिंग, एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इन एडवांस कि आपको अभी तक वो बात याद है। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ ना लाइफ में शुरू होती है, उसके पहले वो थॉट प्रोसेस में आती है। मतलब आज तक भी वो थॉट अगर एज ए सीड इनकलकेट हो चुका है, तो रजिस्ट्री तो इस महीने से शुरू कर ही देंगे हम। न्यू ईयर शुरू हुआ है इस साल से, हर महीने बिल्कुल। हम विल मेक श्योर कि आप कर रहे हैं एक रजिस्ट्री। मैं मेरे ये को बोल देता हूँ, ही विल बी अकाउंटेबल टू यू। हर महीने 1 तारीख को आपको कॉल आ जाएगी। बिल्कुल सही। और मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई अगर ये चीज देख रहे हैं, तो पेमेंट माल वापस भेजना, इस बात को आप साइड में, आप पेमेंट टाइम पे भेजिए। आप टाइम पे भेजो ताकि हम प्लॉट ले सकें। इनफैक्ट मैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि वो भी आपसे इंस्पायर हो हाँ, एंड वो भी हर महीने प्लॉट खरीदे। हाँ, बिल्कुल गेम सही। लाइज देयर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिकॉज And- अगर आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं तो आप ही की तरह उनका भी वैल्यू सिस्टम होगा। तो जोक्स अपार्ट, वो भी हर महीने प्रॉपर्टी परचेज Yes, करेंगे। yes, and touch wood, like we are blessed with a very good network, and all of them, most of them are like real good people. अच्छे पैसे वाले भी होते हैं, मैंने देखा है, द मार्जिन्स आर गुड। और जब जनरली क्या होता है, जो आप रूरल या बेसिक उसमें रहते हो तो आपके खर्चे कम होते हैं, तो बेसिकली आपका Savings are very सेविंग high. ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है इस नेटवर्क के साथ, ये जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। थोड़ा सा ये भी शेयर कर दो कि जब रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, स्पेशली जैसे आपने बोला आपने शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में,
तो क्या चीजों का ध्यान रखे जो लोग खरीद रहे हैं? व्हाट आर सम डूज एंड डोंट्स इन दिस? वैसे तो ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हाँ है, राइट, बट मतलब आप किन बातों का ध्यान रखते हो, आप ऐसा शेयर कर सकते हैं? सो मैंने कोई भी लैंड परचेज करती है हमारी कंपनी, उसके पहले 400 चीज़ों की चेकलिस्ट बना रखी है हमने। 400 चीजों की? 400 400 चीज़ों की चेकलिस्ट बना रखी है। मेरा हमेशा कहना है कि सस्ता देख के कचरा नहीं खरीदना है, सस्ता देख के सोना खरीदना है। बिकॉज रियल एस्टेट बिजनेस वर्क्स ओनली ऑन 3 थिंग्स: लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। सो मेक श्योर, यदि आप एक क्रिस्प चाहो तो लोकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। यदि आपके पास किसी राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट लोकेशन पे राइट चीज़ खरीदी हुई है, राइट बंदे के साथ, और इन पांचों राइट को आपने फॉलो किया है और आप लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है। वरना हमारी एक टैगलाइन है कि राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट बंदे के साथ, राइट लोकेशन पे, राइट चीज़ खरीदो। इन पांचों राइट में से एक भी लेफ्ट हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही लेफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज द की। तो लोकेशन देख के खरीदें, पहला लोकेशन नंबर है, 1 तो। टाइटल है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसी मोमेंट पे आप डिसाइड करिए कि ये इसका पर्पस क्या है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। आप इसको ना ऐसे भी टैग कर सकते हैं, जैसे अभी आपने सोचा था आपको हर महीने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो व्हाट विल गिव यू अ किक। तो इफ़ यू हैव 2 किड्स, आप ऐसे कर सकते हो, ये मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए है, ये मेरे बच्चों की शादी के लिए है, एंड ये मेरे फ्यूचर के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है। ऐसे करके भी आप चीज़ों को टैग कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यू शुड नो द एग्जिट एट द टाइम ऑफ बाइंग, जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम क्या करते हैं, जब भी रियल एस्टेट खरीदना है, आसपास जो ब्रोकर है, आसपास जो डेवलपर है, पहला मिला बंदा उसको जाके पैसे पहुंचा देते हैं, भाई आप दे दो। एक्चुअली हमको एग्जिट मालूम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्री। मैं ये 3 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 5 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 10 साल के लिए खरीद रहा हूँ। ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज रियल एस्टेट में एंटर करना तो बहुत ईजी है, कोई- एग्जिट के टाइम पे फिर आप कैसे एग्जिट पर करेंगे? कोई स्टेज होती है एग्जिट की? क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जब व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग देन आई एम इन्वेस्टिंग फिर लाइक एन अनफोर्सेबल फ्यूचर की शायद जरूरत नहीं पड़ी तो उसको कभी नहीं बेचेंगे। तो आपको लगता है कि एक कोई स्टेज होती है, या हाउ कैन अ नॉर्मल पर्सन इवैल्यूएट कि यार अब इसकी ये स्टेज आ गई और अब इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलने का समय आ गया है? देखो, हमेशा पैसा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बनाता है, तो ऑलवेज स्टे अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। रही बात स्टेजेस की, तो हाँ जी बिल्कुल स्टेजेस है। आपने सुना होगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 10 साल बाद पता चला जी वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, एक न्यूज़ आई और प्रॉपर्टी के प्राइसेस शूट हो गए। तो ये 9th ईयर में अगर आपने एंटर किया होता तो ये जो 9 साल का लेगिन था वो नहीं आता। बाद 9 में साल तक तो रेट बढ़े नहीं, और 10th ईयर एक न्यूज़ आई एंड रेट शूट हो गए। तो मेरा हमेशा मानना है कि जहाँ पानी बह रहा है वहाँ अपनी बोट लेके चले जाओ, ताकि आपकी बोट अपने आप बहने लग जाए। तो गो एंड बाय प्रॉपर्टी एट प्लेसेस विच आर अपकमिंग। तो ऑलवेज टेल पीपल दैट गो एंड बाय प्रॉपर्टी एट प्लेसेस विच आर अबाउट टू कम, लोकेशंस विच आर अबाउट टू कम, so that when everybody is there, when the traffic is about to come, so that when the traffic is there, when everybody is coming, you can take an exit. तो जब मैं एक इन्वेस्टर हूं तो एक ही रूल अप्लाई होता है, मैं उसी खड्डे में पैसा डालूंगा जहां से मल्टीप्लाई होकर वो वापस आए। नो अदर लॉजिक आस्क्ड, नो अदर क्वेश्चंस आस्क्ड। सो ऐसी लोकेशंस हम डिराइव कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं, एंड तो ही रियल, बिकॉज होता क्या है ना रियल एस्टेट में, जस्ट बिकॉज सब कुछ ग्रो हो रहा है तो वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम कंपेयर ही नहीं करते। दूसरा आपने कहा सेचुराइजेशन पॉइंट का, तो बिल्कुल जी, हमने कोई चीज़ लाख रुपए में खरीदी थी, आज करोड़ रुपए हो गई। अब हमको लग रहा है यहाँ सेचुराइजेशन है, तो यहाँ एग्जिट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर सैचुराइजेशन फील हो रहा है तो हाँ जी, हम मेजरली क्या करते हैं, मैंने तो लाख में ली थी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। पड़े ये रहने दो। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पे करोड़ से निकाल के वापस उसको 1 लाख वाली जगह पे लगाना है, तो वो करोड़ का 100 करोड़ होगा, एंड तो ही वो गेम है। बिकॉज एक लेवल के बाद हमको ये डिसाइड करना है। देखो, हम दुनिया 3 चीज़ों में से एक हो सकते हैं, या तो हम इन्वेस्टर है, या हम डेवलपर है, या हम कंज्यूमर है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो जैसे मैंने बताया, मैं उसी खड्डे में पैसा डालूंगा जहाँ से वो बढ़ के वापस आ जाए। अगर मैं डेवलपर हूँ तो कई बार डेवलपर्स ये भी करते हैं कि मैंने जी माल बेचा 50%, अब लग रहा है प्राइस शूट हो रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, बाकी की इन्वेंट्री अभी रहने देता हूँ, बाद में बेचूंगा। आप कैपेबल है, आपने इन्वेंट्री होल्ड करके रखी है, लेकिन क्लाइंट तो ये देख रहा है इनका माल बिक नहीं रहा है। तो एज ए डेवलपर मेरा रोल तो ये है कि मैं जितना जल्दी उसको सेल करके क्लियर करूँ, नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ूँ, ताकि मेरे नेक्स्ट साइट के टाइम पे कस्टमर वेट करेगा, यार इनका प्रोजेक्ट बिक जाता है, फटाफट बुक कर लो वरना रह जाएंगे। थर्ड, अगर मैं यूज़र हूँ तो गेम पूरी डिफरेंट है। तो यूज़र तो वहीं जाकर के लिए, बिकॉज मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं वहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके बेसिस पे मैं डिफाइन होता हूँ। राइट। तो अगर वो काफी अच्छे से आपने, या हाँ जी, यूज़र वाला फेज आ चुका है, तो मेरे लिए वो सेचुराइजेशन है एज ए इन्वेस्टर, तो मैं एग्जिट कर लूंगा वहाँ से। और फिर और आगे जहाँ पे आपको लग रहा है ट्रैफिक फ्लो हो रहा है,
वहाँ और जमीन ले लो। और जाकर और के ये चला बहुत अच्छा आपने बताया कि हम लगता है कि 1 लाख की चीज 1 करोड़ हो गई, पर वो 4 साल से 1 करोड़ ही चल रही है, अब हम उसको एग्जिट ही नहीं कर रहे, Exit नहीं कर रहे। एंड जहाँ पे अभी भी 1 लाख में मिल रहा है हम सामान वहां ले नहीं रहे। ले नहीं रहे। हम ये सोच रहे हैं ना, मैंने तो लाख में लिया था, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसा तो आई कैन ऑल्सो रिलेट किया हमने। सो बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज यू मेंशन इज गुड, बट आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए थे अगर वो सैचुरेट हो चुके हैं तो वहाँ से एग्जिट लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वरना कई बार ऐसा होगा कि अब वो बढ़ तो रहा है पर आप जो मैसिव ग्रोथ कर सकते थे वो नहीं कर रहे हो। वेल्थ देखो, क्रिएशन नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन। हाँ, रोज सुबह उठ करके जब आप ऑफिस जा रहे हो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो अर्निंग मनी इज जस्ट द फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप। सेकेंड एंड मोस्ट वाइज स्टेप इज टू इन्वेस्ट इट वाइजली। तो यहाँ हम दिन ब दिन की असमंजस में फंसे हुए हैं, वहाँ हमारा लाखों करोड़ों रुपए सड़ रहा है, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो उस सेचुराइजेशन पॉइंट पे वहाँ से एग्जिट करके अगर जो उसको राइट जगह पार्क कर दिया जाए तो फिर से मल्टीप्लिकेशन गेम शुरू हो जाएगी। एंड वेरी राइटली सेड, बिकॉज बहुत सारे मुझे लगता है स्पेशली एसएमईज एंड एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल विद दिस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। मतलब अर्निंग मनी उनको आ गया, उन्होंने अपने बिजनेस में छाप लिया वो चीज, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट ना बहुत लोग समझते नहीं है, और या नो वन टेल्स कि अच्छा आप यू कैन लर्न दिस थिंग या आप कैसे उसको अपनी लाइफ में करो। एंड ऑल्सो एक चीज और जो बहुत इग्नोर होती है, ये तो है ही है, MSMEs के साथ भी होता है। और लाइक आई नो अबाउट यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिक्योर्ड पैसिव इनकम यू आर मेकिंग। और आपने इतने, आई वुड से, अपने लाइफ की चीज़ें इतनी देख ली, मेहनत इतनी कर ली, और यू बिल्ट अ ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ। मतलब आई विल नॉट say what is not to be said here, but I can just imagine the kind of peace, security must be feeling when you have a very healthy big passive income coming. तो इसके लिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू शेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ पैसिव इनकम और क्यों ज़रूरी है। भले आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग होंगे जो ये बात सुन रहे होंगे, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन होता क्या है, धंधे में आदमी घुसा होता रहता है, उसका एक्टिवली ध्यान ही नहीं होता कि मुझे कुछ पैसिवली डेवलप करना है। तो कैसा लगता है आपको यार अपनी पैसिव इनकम के बारे में, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो टू एक्टिवली यू नो हैव दिस थिंग कि नहीं पैसिव इनकम खड़ी करनी है मुझे। देखो, आप ना बिजनेसेस की लाइफ साइकिल होती है और बिजनेसेस टाइम के साथ ना इवेड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैमरामैन साहब शूट कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले अगर जो मैं आपको रिवर्स ले जाऊं तो एक ऐसा बंदा जो प्लेन पे से जंप करेगा और फोटोग्राफी करेगा, उसको उस ज़माने में 2 लाख रुपए मिलते थे एक शूट के। 20,000 रुपए के ड्रोन ने उसको रिप्लेस कर दिया। आप देख रहे हो बिजनेसेस कैसे इवॉल्व हो रहे हैं इन दिस एरा ऑफ बिजनेसेस, जहाँ पे टेक इज कमिंग, AI इज कमिंग, ये सारे बिजनेसेस को डिसरप्ट कर रहे हैं। कल एक अंबानी साहब आते हैं, वो इतनी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को उनसे थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके डिसरप्ट करके चले जाते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि ये सारी इंडस्ट्रीज हिल जाएंगी? तो कल आप 50 करोड़ लगा के धंधा करके बैठे हो, मैं 500 करोड़ लगाऊंगा, मैं आपको डिसरप्ट कर दूंगा। आप 500 करोड़ लगा के बैठे हो, मैं 5,000 करोड़ लगा के आपको डिसरप्ट कर दूंगा। तो बिजनेसेस अनसर्टेन है, ये हमको मानना होगा। तो पैसिव इनकम एक्चुअली गिव्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथनेस कि यार बैकबोन स्ट्रांग होती है। एक तो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैकबोन स्ट्रांग होता है, साइमल्टेनियसली जब वो हर महीने बिना कुछ किए आ रहा है तो वो एक हमारा कमाऊ बेटा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप देखो ना, रोज सुबह उठ करके जब आप ऑफिस जा रहे हो, फैक्ट्री जा रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप पैसों के लिए काम कर रहे हो। मैं सबसे कहता हूँ कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे, और ये दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप देखो आज भी इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है जी, घर में 4 मेंबर है, एक कमा रहा है, 3 बैठ के खा रहे हैं। इस सिनेरियो में होता क्या है, कल करके खुदा ना खास्ता ये जो अर्निंग मेंबर है इनको कुछ हो गया तो पूरी फैमिली की सिचुएशंस ख़राब हो जाती है। तो मेरा हमेशा सबसे कहना रहता है, एक रिक्वेस्ट रहती है कि उतनी पैसिव इनकम बना लो जो आपका घर का खर्चा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की स्कूल फीस, आपके गाड़ी का डीजल, आपके ड्राइवर की सैलरी, जो भी आपके घर के हाउस होल्ड कोर्स है, महीने का Basic 50,000 है, lifestyle है लाख है, आपका। 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, जो कुछ भी है, जिससे आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हो। बाकी तो किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है। तो उतनी पैसिव इनकम तुरंत बना लो ताकि कल करके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आए, उतार चढ़ाव आए तो हार्डली मैटर्स टू यू। कल कुछ है नहीं है और आप हो नहीं हो, देखो आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली आपकी फैमिली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। 7 तारीख को जा करके किराया तो वो भी ला सकते हैं, चाहे आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में उतनी प्रीलीज्ड इनकम होनी चाहिए जिससे आपका ये सारा इटरेशन इजीली स्मूथली वर्क कर सके। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मीट होते रहे बेसिकली।
पर कोई ऐसा तरीका है या व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव कि बिना बहुत ज्यादा वेल्थ के पैसिव इनकम बनाई जा सकती है किसी तरीके से? देखो मैं ना कोई फैसिनेटिंग बात यहाँ नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें लगती है जी। या तो आप पैसा लगा के पैसा कमाओ, या फिर अपना टाइम लगा के पैसा कमाओ। तो पैसिव इनकम बनाई तो जा सकती है, और इन दिस एरा ऑफ टेक देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। मेरा हमेशा मानना है, एन एवरेज पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 10 MSIs, and rather than working actively for money, make sure you are working actively for building MSIs. एक बार MSI समझा दो सबको। That is multiple sources of income. Don't ever depend on one source of income. तो मेक श्योर करिए कि कम से कम 10 जगह से पैसा आ रहा है जहां आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। राइट, तो ये एक अमेरिकन वो है, ही इज नो मोर बट बॉब प्रॉक्टर, अगर हमने तो ही टॉक्स अबाउट MSI की all wealthy people have multiple sources of income, and I think I started listening to him, watching him long back, I think 2018 2019, and तब से ही आइडिया था, and thanks to that we now have got multiple sources of income, multiple businesses जिससे ये चीज़ create हुई। And to everyone who's watching, I would just like to say that the first thing always is the thought, कि एक बार ये चीज़ पहले अपने माइंड में लानी है। बहुत बार हम लोग हाउ में फंस जाते हैं कि कैसे होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, एंड दैट इज आई थिंक विद मी एटलीस्ट दैट हैपेंड, दैट वो हमने माइंड में बहुत क्लियर किया, एंड देन इट थिंग स्टार्टेड मूविंग। तो एंड कंटिन्यूइंग विद दिस ट्रेन ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप मैनिफेस्ट करते हो? आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अ लॉट। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी पूरी दुकान ही मैनिफेस्टेशन की चल रही है। क्या करते हो, थोड़ा शेयर करो सबके लिए। सी जैसे आपने अभी इनिशिएट किया कि कोई भी चीज़ शुरुआत होती है थॉट से, वो पहले आपके थॉट प्रोसेस में आती है, वहाँ से आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, और इन दोनों प्रोसेस के बीच में आप मैनिफेस्ट करते हो। तो जब तक आप किसी चीज़ को, जैसे शाहरुख खान कहते हैं, तहे दिल से नहीं चाहोगे, पूरी शिद्दत से नहीं चाहोगे, तो पूरी कायनात आपको उसको पाने में मदद नहीं करेगी। दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। हमारे लिए मैनिफेस्टेशन एक जस्ट नया सा इंग्लिश वर्ड है। हमारे ऋषि मुनु संत साधु ये सब पुरानों से करते आ रहे हैं ये, एंड हर बंदे ने जिसने भी जब भी जो भी अचीव किया, जैसे मैं आप दो भाइयों को देखता हूँ तो मुझे ना हमेशा किसी की याद आती है, वो दो ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन बनाया था। उन्होंने जब वर्ल्ड को बताया था, राइट ब्रदर्स ने, बिल्कुल सही है कि हम एक ऐसी चीज ला रहे हैं कि पक्षी की तरह इंसान भी उड़ पाएगा, तो सबसे पहले सबने ऐसे ही मजाक उड़ाया था, सब ऐसे ही हंस रहे थे। डिटर्जेंट पाउडर सो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने ये ड्रीम किया था, ड्रीम करने के बाद थॉट आया था, थॉट से ड्रीम क्रिएट हुआ, ड्रीम से उन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया। आज आप और मैं उनकी वजह से प्लेन में उड़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोग कॉन्शियसली गोल बनाते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। एंड नाउ एज वी स्टार्ट दिस न्यू ईयर, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे। अगर आप कुछ वेरी स्पेसिफिक, इफ यू कैन शेयर एनीथिंग अबाउट योर मे बी मैनिफेस्टेशन रूटीन, अगर आप कुछ करते हो, या एनी पर्टिकुलर 1-2 स्टेप्स व्हिच रियली गाइड्स दीज एंटरप्रेन्योर्स कि भाई मैनिफेस्ट करो, और लाइक यू नो वी बिलीव दैट थिंग कि भाई मैनिफेस्ट करना है, हाउ पे नहीं जाना, ये चाहिए, चीजें अपने आप होंगी, वो लोग मिलेंगे, सिचुएशंस क्रिएट होगी। एनी पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू स्ट्रांगली फॉलो। और मैनिफेस्टेशन में भी मैंने देखा है कि हर आदमी की ना अपनी रिदम है, किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है। सो व्हाटएवर हैज वर्कड फॉर यू, इफ यू कैन प्लीज शेयर दैट। देखो अभी आपने फिर से 6 बातें करी। सो मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, दे बोथ गो, ये भाई बहन है, ये साथ में रहते हैं हमेशा। सो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में आप विजुअलाइज कर रहे हो। मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ होने वाली है उसको आज से प्रेडिक्ट कर लेना। सपोज मैंने रोल्स रॉयस लेनी है, तो मैं आज से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मैंने रोल्स रॉयस ले ली है, वो वाइट कलर की है, ड्राइवर आ रहा है, शॉफर, वो गेट ओपन कर रहा है, मैं उसके अंदर बैठ रहा हूँ, मैं अपने घर से निकल करके ऑफिस जा रहा हूँ वाइट कलर की रोल्स रॉयस में। शाम को जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ तब अपने बच्चों को उसमें लेके जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को उसमें घुमा रहा हूँ, मॉम डैड को उसमें घुमा रहा हूँ। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये हर बंदा करता तो है ही है, कहीं ना कहीं कर रहा है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, एंड उसी वजह से लाइफ में आज वो जो कुछ भी कर पाए वो अचीव कर पाए हैं। दूसरी बात, अगर हम ये देखें तो हाउ दिस साइंस वर्क, तो ये डिपेंड करता है हमारे बर्निंग डिज़ायर पे। ये डिपेंड करता है हमको वो चीज़ कितने तहे दिल से चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट। दूसरा आपने बोला गोल सेटिंग के बारे में, और न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखिएगा ओनली 3% पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव रिटर्न गोल्स, एंड दे अचीव
देयर गोल्स। बाकी लोगों को ना वो गोल सारा गोल 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 है, इसलिए वो गोल अचीव ही नहीं होता है। तो मेक श्योर करिए कि आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए एक बार पेपर के पन्ने पे लिख करके तो देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से यूनिवर्स कंस्पायर करेगा और वो अचीव हो जाएगा। और ये मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन खुद ब खुद होने लग जाएगा, टेलीपैथी क्लैरवॉयंस सब कुछ उसमें ऐड हो जाएगा एंड ये सारा मिक्सचर बन के वो चीज़ अचीव हो जाएगी। बहुत ही एक डीप डेटा याद आ गया मुझे आपकी बात से, जो आपने 3% वाली बात बोली। तो 1953 में येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, येल यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया 1953 में कि पूरी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लियर रिटन गोल्स हैं। पूरे करने के बाद एग्जैक्ट ये नंबर आया 3% लोग, 3% के क्लियर रिटन गोल्स थे। एंड 1973 में दिस सर्वे वाज डन टू गो बैक टू दोज पीपल, यूनिवर्सिटी के लोग जो जिन लोग का सर्वे था कि क्या पोजीशन है भाई, कुछ गोल लिखने का फायदा था या नहीं था। एंड इट इज अभी भी व्हेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू आई फील गूज़बम्प्स। तो ऑफ कोर्स जिन लोग के पास क्लैरिटी थी, गोल्स थे, दे वर वेल एडजस्टेड, हैप्पियर, जॉयफुल, वेल सेटल्ड इन लाइफ, बट दीज आर ऑल इनटेंजिबल थिंग्स। नो व्हाट इज द रियल थिंग? द रियल थिंग वो 3% लोग की वेल्थ कंबाइंड दैट 97% लोग की वेल्थ से ज्यादा थी। बिल्कुल सही है। वाह। एंड दिस रूल अप्लाइज एवरीवेयर। आप देखिएगा किसी भी एरिया को गिन के 5 बिल्डर चला रहे हैं, किसी भी शहर को गिन के 5 बिल्डर चला रहे हैं, किसी भी देश को गिन के 5 बिल्डर चला रहे हैं। आप नोटिस करिएगा एंड किसी भी कंट्री में भी आप चले जाओ तो 5 बिल्डर्स पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को ध्यान में रख रहे हैं। सारा कंपटीशन बॉटम पे है, टॉप पे देयर इज नो कंपटीशन। गोल सेटिंग को लेकर मुझे एक बात याद है कि कोविड में आई मेट अ मेंटर। उन्होंने बोला मुझे कि आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, आपके जो भी गोल्स है अचीव हो जाएंगे। अब कोविड हुआ था, 14 दिन मेरे पास कोई काम था नहीं, तो आई जॉइंड ऑलमोस्ट 32 कोर्सेज एंड आई हैव रेड 16 बुक्स। 32 कोर्सेज? हाँ जी, बिकॉज ये क्यों किया? बिकॉज आई वांट एवरीवन टू नो, बिकॉज बहुत वो ना एमएसएमई बिजनेस ओनर का होता है, मेरे को सब पता है, मेरे को जरूरत ही नहीं है कि सामने वाला मेरे को क्या सिखाएगा। तो व्हेन यू आर बीइंग अ सीए सीएस, आप तो ऑलरेडी इतने एजुकेशनली क्वालिफाइड हो, आपने इतने कोर्सेज क्यों किया? जस्ट वांट एवरीवन टू रियली लर्न फ्रॉम एविड लर्नर। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब अगर आप कुछ भी लर्न नहीं कर रहे हो तो ये आप डेप्रिशिएट हो रहे हो लाइफ के अंदर। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उल्टा गुजराती में ऐसा कहते हैं कि जब भी आपको लगता है आप एमबीए हो गए, एमबीए का मतलब होता है मने बद्धू आवड़े, मुझे सब आता है। कहीं ना कहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इंसान को जब पता चलता है तब तक बहुत टाइम पास हो चुका होता है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग अ लॉट। एंड वो 14 दिन ऐसा था कि यार मेरे रूम में ना मेरी फैमिली आ सकती है, ना कोई आ सकता है, तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सो मैं और मेरी किताबें, आई ऑलवेज लव बाइंग बुक्स। एयरपोर्ट्स पे भी जब हम जाते हैं तो मेरी वाइफ शॉपिंग करती है और मैं बुक्स खरीदता हूँ, तो हमेशा कहती थी यार इतनी बुक्स खरीदते हो, पढ़ोगे कब? कल ही मैंने पोस्ट देखा था आपका ऐसा एयरपोर्ट का, 5 बुक्स के साथ। हाँ जी, तो मैं एयरपोर्ट पे जैसे ही जाता हूँ वो क्रॉसवर्ड या दूसरी बुक स्टोर्स मुझे ऐसे खींच के बुला लेती है कि आ जाओ भाई, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। यार कुछ भी नई बुक्स है, इफ इट इज समथिंग रिलेटिंग टू इंस्पिरेशन, वेल्थ, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन टू बाय दैट। तो वो सारी बुक्स पढ़ने का मुझे मौका मिला, कोर्सेज ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला, तो एक मेंटर ने मुझे मेंटरशिप के लिए अप्रोच किया। तो मैं कभी किसी कोच से उनकी फ़ीस के बारे में नहीं पूछता। मैंने उनको बोला यार मेरे गोल्स अचीव करा दोगे? बोले हाँ जी करा दो। मैंने बैठ करके वेला था, बड़ी सी एक्सेल बना दी और उनको भेज दी। लाइफ के जो 8 एरियाज़ होते हैं सबके अंदर गोल्स बना लिए और उनको भेज दिया। तो उनको अभी लास्ट उनके एक इवेंट में उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया एंड ही शेयर्ड इट हियर देयर के जब पहली बार ये बंदा मेरे पास आया तो मुझे लगा या तो ये फेक बंदा है या तो ये पागल है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। एंड उन्होंने जो मैंने लिख करके भेजा था, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया एंड आज मोर देन 90% ऑफ व्हाट आई हैव रिटर्न इन एक्सेल इज अचीव्ड। दिस इज द पावर ऑफ रिटर्न गोल्स। इनफैक्ट अब तो मैंने ये भी सीखा है कि लैपटॉप में, आईपैड्स में तो होना ही चाहिए, आपके फ़ोन स्क्रीन सेवर्स में तो, बट इनको हाथ से पेपर और पेन से लिखिए, उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आपने पूछा मेरा क्या रूटीन है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एवरी मॉर्निंग वंस आई वेकअप आई राइट माई गोल्स। Every day before going to bed, I write them again. This recalls me of my ultimate purpose and that helps me in achieving them. So, like I eat business, drink business and sleep business in the same manner. जहाँ पे भी आप चाहो लिख दो, आपके बैकग्राउंड्स में, स्क्रीन सेवर्स में, आपके बेड के जस्ट सामने,
आपके बेड के ऊपर, और मेरे पूरे रूम में सब जगह गोल्स लिखे हुए हैं. इनिशियली जब मैंने लिखे थे तो घर वाले भी ये सब क्या करके रखा है, पूरे बेडरूम वाइफ भी अलाउ नहीं करती थी. एंड इनफैक्ट देयर हैज कम अ स्टेज, मैंने देखा है कि अब ना जो लोग मुझे पागल गिनते थे, अब वो लोग सब मेरे रूम में देखने आते हैं अब क्या लिखा है, अब घर में क्या नया आने वाला है, अब क्या नया अचीव होने वाला है. वाह वाह. सो चीज़ें Wow. चेंज होती है. I दिस इज द can so पावर ऑफ relate गोल्स. to this because मेरे घर पे जो मेरी पर्सनल 2 अलमारी है जिसपे किसी का हक नहीं है. एक पे मेरा पूरा विजन बोर्ड लगा हुआ है, एक पे मेरे 2 पन्ने गोल्स के लगा रखे हैं मैंने. डायरी एक बना रखी है गोल राइटिंग के अलग. आई ट्राई टू फॉलो कि दिन में 2 बार लिखो, नहीं तो एक बार तो मोस्टली आई राइट. आई कीप मैंने खुद के गोल्स प्लस उस गोल के एफर्मेशंस दोनों की रिकॉर्डिंग बना रखी है. रात को लगा के सोता हूँ, सुबह उठ के जब वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट करके साथ दिस थिंग आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग अभी लेटली. एंड आई रियलाइज्ड जब आप वर्कआउट कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन दैट हाई इंटेंसिटी, और वर्कआउट करते टाइम आप गोल सुन रहे हो अपना, समहाउ फॉर मी आई थिंक इट इज मल्टीप्लाइंग. वाओ. बहुत अच्छा चल रहा है. सो आई कैन रिकमेंड इफ एनीवन वुड लाइक टू ट्राई दैट. सो दैट इज वर्किंग वेरी गुड फॉर मी. जब भी आप हाईएस्ट ऑफ एनर्जीज पे हो, तब आप जो कुछ भी करो वो तो होना ही होना है. सो शायद इफ दिस वर्क्स फॉर यू आई विल ट्राई दिस. Yes. बट आई ऑल्सो बिलीव इन अफर्मेशंस अ लॉट. और अगर आपने खुद से खुद के लिए अफर्म किया है तो उससे बेस्ट अफर्मेशन कुछ नहीं हो सकता. Yes. सो गोल्स वाला जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया. इसके अलावा जैसे आपने बताया, मॉर्निंग रूटीन इज ऑल अबाउट माई रिचुअल्स. आई वेक अप एट 3:45 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम रीडिंग दैट वन बुक अगेन एंड अगेन विच हैज ट्रांसफॉर्म माई होल लाइफ. After which I do visualization and which has helped me achieve all of my goals. This is something which I follow ये daily. कौन सी बुक है? एक ही बुक है? It's a book called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. I read this same book again and again every morning. सेम बुक. Again and कितने again. साल से पढ़ रहे हो आप? It's been 2018 I believe, 2019. 2019 से एक ही बुक पढ़ रहे हो? हाँ जी, daily morning same book. वाह. But why do you read it one book only? Like, So What I does it don't give fear the person who knows 10,000 kicks. I fear the person who has practiced one kick 10,000 times. उस बुक के जो नगेट्स है, आप जितनी ज़्यादा बारी पढ़ेंगे आपको लगे यार अच्छा जी ये कहना चाह रहे थे. बिकॉज लाइफ में ना आप इवॉल्व हो रहे होते हो, आपकी सिचुएशंस इवॉल्व हो रही होती है, कब कहाँ कौन सी चीज़ फिर से स्पार्क हो जाए यू नेवर नो. तो जितनी बारी ज़्यादा पढ़ते हो, एंड इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, इट इज़ ऑल अबाउट टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, एंड पूरी गेम ना माइंडसेट की है. तो माइंडसेट बिल्ड करने में इट हेल्प्स मी अ लॉट. We were just talking about Bob Proctor. I Ah, think one of the yeah, finest that's human what- beings on earth. He's been in coaching industry, coaching all these rules for over 60 years. And 60 years of his life, he's just read this one book, every Yes, day. every day. Think and Grow Rich. So after I complete Think and Grow Rich, I read the second book, which is Science of Getting Rich by Bob Proctor, Yeah. and Earl Nightingale's The Secret, if you have heard that. The Yeah, Stranger's The Secret. Stranger's Secret. Absolutely. That is also like our go-to thing. Amazing. So, in real estate, when we say बहुत ज़्यादा ना, आई थिंक ये हर बिजनेस के लिए वैलिड है वैसे तो, बट पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि बहुत फेथ का काम है. एंड रियल एस्टेट पर्टिकुलरली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, कहीं जेवीज हो रहे हैं बिल्डर्स के साथ, मतलब कई तरह के इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं. लेकिन अपने नॉर्मल बिजनेस में तो क्या होता है कि आपके कस्टमर हैं, आपके वेंडर्स हैं, तो आप उन्हीं के साथ आपकी एक रिलेशनशिप बन जाती है जो लंबी चलती है. यहाँ पे रोज नई रिलेशनशिप्स बन रही है, तो ट्रस्ट का, गुडविल का बहुत बड़ा रोल है. एंड कन्वेंशनली स्पीकिंग, अगर हम एक मिडिल क्लास, अबव मिडिल क्लास माइंडसेट की बात करें, तो लोग पार्टनरशिप से बहुत डरते हैं. भाई पार्टनरशिप नहीं कभी निपती नहीं है, अनपन तो खराब होना ही है, बड़े सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं अराउंड इट. सो आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट बी कोलैबोरेटिंग, पार्टनरिंग विद पीपल अ लॉट. सो व्हेन यू आर पार्टनरिंग विद समवन, व्हाट आर योर गो टू थिंग्स? मतलब कैसे आप जज करते हो या कैसे आप चीज़ें मेक श्योर करते हो सो दैट यू हैव अ क्लियर रन विद दैट पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ योर्स, या क्या क्या देखते हो आप अपने कोलैबोरेशंस देखो में? अभी आपने फिर से ना 7 क्वेश्चन पूछे हैं. भाई यही काम है हमारा. आप आए हो, आपको हमने गुजरात से बुलाया है, तो सब कुछ लेना भी तो है ना. अगर मैं इसका आंसर दूं तो मेरा हमेशा मानना है कि मैं जज तो सिर्फ अपने आप को करता हूं, मैं कभी किसी और को जज नहीं करता. बिकॉज मैं पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता.
लेकिन मैं मयूर को हमेशा चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ अपने आप को जज कर सकता हूँ बिकॉज मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। रही बात पार्टनरशिप्स की, तो पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट आप एक थाली में खाने बैठे हो, फिर कभी ये नहीं देखना आधी रोटी किसने कम खाई, आधी रोटी किसने ज़्यादा खाई। ओवर एंड अबव ऑल दिस कि आपने देखा पूछा कि क्या आप फॉलो करते हो, तो आई हैव डन मेनी पार्टनरशिप्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन मेनी स्टार्टअप्स, आई हैव डन मेनी जॉइंट वेंचर्स इन रियल एस्टेट एज वेल एज अदर बिजनेसेस ऑल्सो। वी आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, बट माई वन थिंग बीइंग रियल एस्टेट, आई एम इनटू रियल एस्टेट एंड वेल्थ क्रिएशन। सो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जॉइंट वेंचर्स करते रहते हैं। हमने एक इन्वेस्टर मॉडल भी बना रखा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ है, जैसे मैंने वो 5 स्टेप्स भी बताए थे कि राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट लोकेशन पे, राइट बंदे के साथ राइट चीज़ खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो राइट बंदा है, मैं बंदे पे पैसा लगाता हूँ जी, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। अगर वो बंदे में दम है तो हो सकता है सपोज़ उसका आइडिया काम करे ना करे, बट ही विल स्केल इट अप। उसके अंदर विलिंगनेस है, इफ़ ही इज़ गुड इनफ टू गुड टू गो, वो कर लेगा। उसका एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, उसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए मैंने पूरी एक चेकलिस्ट बना रखी है बिफोर अच्छा, एंटरिंग ये इनटू बताओ एनी डिटेल में। पार्टनरशिप। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो ये 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई है। ये गिरते पड़ते हमने सीखा है ओवर द इयर्स, जस्ट बिकॉज आई हैव एंटर्ड इनटू मेनी पार्टनरशिप्स। और फिर मैंने एक मोडस ऑपरेंडी बनाया, एक पार्टनरशिप मॉडल बनाया कि जो सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सके। वेरिन अब जैसे एक नॉर्मल इंसान को आज बिल्डर बनना है, तो उसके लिए एक सपना होता है यार, दिस इज़ हाईएस्ट ऑफ द थिंग। हमारी कंपनी में इसके लिए भी ऑप्शन है। एक बंदे के पास जब पैसा होता है तो वो क्या सोचता है, ही विल गो एंड एंड अप गेटिंग अ ब्रोकर व्हिच विल हेल्प हिम इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट टू अ डेवलपर। इससे ज़्यादा कोई सोच ही नहीं सकता। या ज़्यादा से ज़्यादा वो जाके ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेगा। कहाँ खरीदना है, क्या खरीदना है, मालूम ही नहीं है। देयर इज़ नो एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व्ड। हमारी जो सालों की एक्सपर्टाइज आई मीन टू रियल एस्टेट सिंस मोर देन 2 डिकेड्स, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक मॉडल बनाया कि वेरिन आप डे 1 से मेरे साथ जुड़ सकते हो। एंट्री से लेकर के एग्जिट मैं ही आपको कराऊंगा। एग्जिट मैं आपको कराऊंगा, जो रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंट्री के टाइम में तो सब आपके साथ खड़े हैं, एग्जिट पे कौन खड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी बनाया, उसको हम स्ट्रक्चर करते हैं सब कुछ पेपर के पन्नों पे। गुजराती में कहावत है, बोलेलू भूली जवाई लखेलू वंचाई, मतलब बोला हुआ भूल जाएंगे, लिखा हुआ याद रहेगा। कल आपने मेरे साथ क्या साइन किया ये आपकी फैमिली भी पढ़ सकती है, कल आप हैं नहीं है, बट मेरी और आपकी क्या बातें हुई थी हमको खुद याद नहीं रहेगा 2 दिन बाद। सो मेक श्योर हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। एंड अगर हम दोनों के इंटेंशंस प्योर है तो हमको साइन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मेजर जो पार्टनरशिप में इश्यूज आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, वो क्या आते हैं, या तो कोई बंदा अंडर कमिट करता है या कोई बंदा ओवर कमिट करता है, या मुझे आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई है, आपने वो मुझे कमिट ही नहीं किया। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड है तो वो क्रिस्टल क्लियर है, तो वहाँ ये सारे बीच ही नहीं आते। फिर भी मैंने जैसे बताया कि यदि हमने 2 लोगों को साथ में लेके चलना है, 2 भाई भी साथ में हैं, वो कहते हैं ना एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या घर में भी 2 बर्तन है तो आवाज़ करते हैं, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन वहाँ पे हमको ये मेक श्योर करना है कि जो भी डिसीजन है वो हमेशा कंपनी के फेवर में है, वो किसी बंदे के फेवर में नहीं है। इट इज़ नाइदर इन द फेवर ऑफ सौरभ जी, नाइदर इन द फेवर ऑफ मयूर। वो बायस डिसीजन नहीं है। तो वो डिसीजन जो वो हमेशा कंपनी के फेवर में, वो डिसीजन हमेशा ग्रोथ के फेवर में हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। Absolutely. I was listening to this. इंडिया की एक लिस्टेड कंपनी है, फैमिली रन बिजनेस रन बाय 2 फैमिलीज, और उनकी भी 3rd 4th जनरेशन, एंड नाउ दे आर लिस्टेड इन द मार्केट ऑल्सो। तो ही सेड कि 11 लोग अलग अलग 2 अलग परिवारों के बिजनेस में हैं, एंड ही सेड कि बहुत बार होता है आर्ग्यूमेंट्स है, बट जो डिसीजन होता है वो अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है, एंड बिल्कुल राइटली सेड। एंड ऑल्सो आई फील लाइक इन व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में क्या होता है ना, फॉल आउट होना बहुत आसान होता है, लेकिन एक फॉल आउट के पीछे बड़ी सारी लाइफ स्टेक पे आते हैं। एक तो बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप मनी, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग मनी इन्वॉल्व, रियल एस्टेट इज एक्सपेंसिव, एंड देन देयर आर कस्टमर्स। बहुत सारे लोगों का तो ड्रीम होम बन रहा था, वो उनकी ड्रीम होम बन रहा था, दैट ऑल्सो हैज कम ऑन द स्टेक। क्योंकि बहुत बार देखते हैं ना, डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, लोगों का पैसा लगाया हुआ है, अब केसेस चल रहे हैं। सो कभी ऐसा कुछ आपके सामने आया है, एंड इफ यस आपने कैसे रिजॉल्व किया, कुछ बताएंगे आप? देखो ये ना माइंडसेट की गेम है। फिर से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ होती ही हैं, बिकॉज जहाँ 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अब वो किसकी वजह से हुए थे, उसमें जाने से बेटर वो कैसे सॉल्व हो सकता है वो डिपेंड करता है। तो हम लोग तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ बाई करते हैं, दैट इज़ द गोल्डन नगेट। वहीं से आप 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। लेकिन आप नोटिस करेगा कि मेजॉरिटी लोग उसके चक्कर में ना पर्सनल ईगो इश्यूज़ पे आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस पे आ जाते हैं। दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। इट इज़ काइंड ऑफ अ गेम। मेरा हमेशा मानना है कि कल मैं आपके बच्चे की आँख फोड़ूंगा, आपका बच्चा मेरे बच्चे की आँख फोड़ेगा, तो नेवर एंडिंग गेम है।
ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होना है। शाम को ना सबको पैसा चाहिए, किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का मुंह बड़ा होता है। तो गुजराती में कहावत है, जतु करनार जीती जाए छे। तो जो छोड़ने की हिम्मत रखता है वो जीत जाता है। तो कहीं थोड़ा आप समझ लो, कहीं थोड़ा मैं समझ लेता हूँ, डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है जी। और डिस्प्यूट होता है जी पर्सनल ईगो क्लैशेस का, प्रॉपर्टी का होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। प्रॉपर्टी का होता ही नहीं है। Absolutely, बिल्कुल सही। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। तो वो क्लियर क्या करने, वो तो क्लियर चीज़ है, कहीं थोड़ा सा आप समझ लो, कहीं थोड़ा हम समझ लेंगे। अमेजिंग अमेजिंग, बड़ा मतलब इतने सारे गोल्डन नगेट्स है ना आप इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, इतना मजा आ रहा है। और हर चीज के साथ जो आपके समझाने का तरीका, एग्जाम्पल्स, अगर मैंने 6 सवाल पूछ लिए तो मेकिंग श्योर कि एक एक सवाल आंसर हो, Thank दिस you. इज सो ब्यूटिफुल। वन लास्ट थिंग आई वांट टू नो कि अभी हमारे जो इंडिया के इतने प्रोमिनेंट लीडर हैं, श्री नारायण मूर्ति जी, उनकी एक छोटी सी बात पे ना बड़ी डिबेट चल रही है कि उन्होंने बोल दिया कि 70 घंटे का वर्क वीक कर देना चाहिए या कर दो। आई डोंट नो द रियल कॉन्टेक्स्ट, बट ऐसा कुछ बड़ा ट्रेंड हो रहा है। और आपका रूटीन मुझे मालूम है, आपके गाड़ी आपका सेकंड होम है, आप गाड़ी में सो रहे हो, गोविंदा की पिक्चर वाला जो सीन है, तो आप गाड़ी में ही आपके सब चल रहा है, खाना भी खा रहे हो, सो भी रहे हो, इतना ज्यादा चल रहे हो। और मतलब आई थिंक यू वुड हैव सम 90-100 आवर वर्क वीक। So how, what is your opinion on work-life balance and all of that में family के साथ, because आप इतना ज़्यादा, you know, your value system, you are owing so much to your grandfather, your father, everything, the entire family, so आपने कई बार mention किया, तो उस चीज़ में वो कैसे balance कर पाते हो यार? ये बड़ा challenge हो जाता है, मतलब business के साथ चीज़ों को साथ लेके चलना। मेरा हमेशा मानना है इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है? मेरे लिए फैमिली फर्स्ट, एवरी डैम थिंग इन लाइफ सेकंड। तो 8 बजे बाद जब मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ तो मैं सिर्फ दिल से बात करता हूँ। लोग क्या करते हैं, आप देखना कि बिजनेस के अंदर तो दिल से बात करते हैं, सर पेमेंट भेज दो ना, सर ये करवा दो ना। एंड 8 बजे बाद घर पे जा कर के वो दिमाग लगाते हैं, अच्छा जी ये तो ऐसे ही होगा। क्या कर रहे हो भाई? नमक कम है। हाँ वो तो भाई इशू ही नहीं है, वो तो आप बोल ही नहीं सकते, इंडिया में अलाउड ही नहीं है। Right. शाम को यदि आपको घर जाना है तो आप ये बात कर ही नहीं सकते। Right. सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना ये है कि मैं घर में जाते ही सिर्फ दिल से बात करता हूँ। व्यापार में लगाओ जितना दिमाग लगा सकते हो आप, और आप क्रिएट करो जो चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। अदर देन दैट अगर जो देखा जाए तो मेरा इसका मोडस ऑपरेंडी है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने जो मुझे लव अफेक्शन दिया है, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ तो उनकी वजह से ही तो हूँ। और मैं जो कुछ कर भी रहा हूँ, आई अग्री मेरा मिशन इन सब चीज़ों से बड़ा है, बट वो भी क्या है, मेरा फैमिली है, द रियल एस्टेट हब फैमिली, सो वी कॉल इट अ फैमिली। एंड हमारी कंपनी की टैगलाइन है, वी बिल्ड रिलेशनशिप, वी डोंट बिल्ड प्रॉपर्टीज, दे कैन बिल्ड ऑन देयर ओन। तो ये पूरा वैल्यू सिस्टम की बात है। तो मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी रोल प्ले करती है। सेकंड, जैसे आपने हेल्थ के बारे में पूछा, तो यस, हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई यूज्ड टू बी 108 kgs एंड आई हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, बिकॉज लाइफ में ना एक एज के बाद समझ आया कि आपके पास यदि हेल्थ नहीं है और वेल्थ है तो कोई काम की नहीं है। प्लस शायद मेरे लिए वेल्थ आप कमा सकते हो, लेकिन मेरी हेल्थ के लिए तो मुझे खुद ही काम करना है, तो उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। एंड रही बात वेल्थ की, आई एम वेरी पैशनेट मैन, सो माई पैशन ड्राइव्स मी। आई एम ऑन अ मिशन, जैसे मैंने बताया, आई एम ऑन अ मिशन टू मेक 1 बिलियन पीपल अर्न $1 बिलियन। एंड वो ये सब मुझसे वही करवा रहा है जी। 90 घंटे 100 घंटे गिन लो आप, या उससे ज़्यादा भी गिन लो। आई वर्क 364 days अ ईयर, एक्सेप्ट 1 day विच इज़ आर रिलीजियस डे। तो उसके अलावा 364 डेज हमारे सारे ऑफिसेस काम कर रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। और मेरा जो मिशन है वेल्थ क्रिएशन का, लोगों को वेल्दी बनाने का, ये मुझसे वो करवा रहा है। तो एक्चुअली काम काम लगता ही नहीं है, मुझे मज़ा आता है इसमें। आई फील एनर्जेटिक अबाउट दैट, तो उस वजह से खुद ब खुद हो जाता है। बाकी गोविंदा जी जो बता के गए वो फॉलो कर रहे हैं। वो वाली सही बात है। कर दी आपने, मतलब when you love what you do then you don't have to work for the rest of your life. Absolutely amazing. I think we had a great time. Absolutely. Anything, any closing notes, anything you'd like to share everyone with the viewer? Any last closing note you'd like to address? So, जैसे मैंने बताया था अभी कि वेल्थ क्रिएशन इज एवरीबडीज राइट, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू मेक टन्स एंड टन्स ऑफ मनी, बिकॉज वी बीइंग SMEs MSMEs, हम ना देश की बहुत बड़ी जनता को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और इंडिया में आज भी फंडा वही है कि एक बंदा कमा रहा है, 4 बंदे खा रहे हैं। तो यदि हम पैसा नहीं बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कैसे, देश चलेगा कैसे? सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी मेक टन्स एंड टन्स ऑफ मनी, become the greatest your bloodline has ever been,
and build generational wealth heading towards legacy. Yeah, don't shy off when it comes to talking about money, making money. I think जो पहले का इंडिया का जो एक चलता आ रहा था, maybe because of the country we were, and now let's like make tons of money, which you said. Yes, let's make tons. So- and आप देखिए आजकल की जो नई Gen Z जनरेशन आई है, Gen Z जनरेशन आई है, Gen Y जनरेशन आई है, they are making tons and tons of money. 16 years का बंदा स्टार्टअप में आता है 4 घंटे तक. People ask them questions like anything. एंड राउंड के बाद वो 60 करोड़ की वैल्यूएशन पे 5 करोड़ का चेक लेके जाता है. 16 साल का बंदा अकाउंटिंग समझता है, बिजनेस समझता है. तो दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज द न्यू एरा. Absolutely. Amazing. Thank you so much. Thank you so Thank you, much, Mayur yeah. भाई. मजा आया एकदम. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. मतलब Yeah. पूरी बुक बनेगी आपके की टेकअवेज की. तो थैंक यू जी. Thank you. Thank you.